हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद दीक्षिता सिंह। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को सिखाने वाली हूँ कि आंसर्स कैसे लिखने चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में, और स्पेशली 6 मार्कर क्वेश्चन का आंसर कैसे करना चाहिए ताकि पूरे नंबर मिल सके। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं यहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। टाइप नंबर 1 वो बच्चे जो कि रेगुलर स्कूलिंग में है, यानी कि रेगुलर बेसिस पे स्कूल जा रहे हैं, और उन बच्चों का हाफ ईयरली भी हो रहा है, यूनिट टेस्ट भी हो रहा है, फाइनल एग्जाम्स भी होंगे। तो बेटा आप तो फायदे में हो, क्योंकि आज मैं जो तुमको चीजें सिखाऊंगी तुम अपने ना एग्जाम्स में ये टेक्निक इस्तेमाल करो और अपनी प्रोग्रेस खुद देखो कि भाई मैंने पहले ये टेक्निक सीखी, मैंने इस्तेमाल करी, मेरे कितने मार्क्स आए, एंड धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको पता चलेगी। लेकिन टाइप नंबर 2 के अगर आप स्टूडेंट हो, यानी कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो डमी स्कूलिंग को ऑप्ट करके बैठा है, और या तो उसका 11th में एग्जाम नहीं होगा, सीधा 12th में बोर्ड एग्जाम देगा वो, या फिर उसके हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट तो नहीं हो रहे, फाइनल एग्जाम्स होने वाले, तो बेटा आपको ना खुद से ये टेक्निक अप्लाई करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा, या आपने किसी टीचर से चेक करवाओ, मेरे को भेज दो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर, और देखो कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। एंड टाइप नंबर 3, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 10वीं तक आईसीएससी में पढ़ा था, लेकिन अब 11th एंड 12th में वो सीबीएसई में शिफ्ट हो चुका है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि ये चीज तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी, कोई तुम्हें ऐसे गाइड नहीं कर रहा होगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा आईसीएसई इंग्लिश एंड सीबीएसई इंग्लिश में, एंड इंग्लिश को समझने के तरीके में, एंड आंसर्स लिखने के तरीके में। देखो आपकी जो नॉलेज है आईसीएसई में, आपने इंग्लिश के बारे में जो सीखा वो यहाँ काम आएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस ज्यादा हैं, आंसर लिखने का तरीका अलग है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बदलने वाली हैं। तो मैं सारी चीजें बताऊंगी, ध्यान से सुनना। तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए होगी वीडियो, अच्छे से गाइड करूंगी, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका लिटरेचर सेक्शन है वो 31 मार्क्स का है, यानी कि आपकी हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स बुक को मिला करके, इन सभी बुक्स को मिला के 31 मार्क्स का आपका लिटरेचर सेक्शन होगा, जिसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे जो मिला के आपको 12 मार्क्स देंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 6 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन 6 मार्क का। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज वाले 2 क्वेश्चंस होंगे लास्ट में, क्वेश्चन पेपर के सबसे लास्ट में होते हैं ये 2 क्वेश्चंस 6-6 नंबर के, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज इन क्वेश्चंस की होती है, और सबसे ज्यादा मुश्किल भी बच्चों को यही लगते हैं। लेकिन मैं तुमको बताती हूँ कि देखो इन क्वेश्चंस में करना क्या है, सोचना कैसे, आंसर कैसे लिखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये जो 6 नंबर के क्वेश्चन है ना, ये किस चीज पर बेस्ड होते हैं, ये क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं और किस चीज पे सवाल होता है इन क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चन या तो इंसिडेंट, तुम कहानी पढ़ रहे हो, उस कहानी में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, थीम पे होगा, कैरेक्टर्स पे होगा, या फिर ऐसे बेसिकली इन्हीं सब पॉइंट्स को, इवेंट्स को रेफर करते हुए क्वेश्चन बनेगा। किसी एक कहानी के अंदर कोई कैरेक्टर को उठा लेंगे, बोलेंगे इस कैरेक्टर के बारे में कुछ क्वेश्चन बना देंगे, राइट, या थीम पे बना देंगे, या कोई इंसिडेंट पे बना देंगे, इवेंट पे बना देंगे। ये 6 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं एरियाज में बनते हैं, इन्हीं चीजों पे सवाल बनता है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा आपका टीचर आपसे क्या चाहता है, सीबीएसई बोर्ड आपसे क्या चाहता है, कि आपको वो इन 6 नंबर के क्वेश्चन से आपकी कौन सी नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा है। सबसे पहली बात, वो ये तो देखना नहीं चाहते कि तुम्हें 120 शब्द लिखने आते हैं कि नहीं। शीट भरना किसी को भी आता है, उसमें गाने लिख दो, उसमें फालतू की बात लिख दो, उसमें चैप्टर की समरी लिख दो, शीट कोई भी भर लेगा, 120 शब्द कोई भी लिख लेगा। पर यहां पर बात 120 शब्दों की नहीं है, यहां पर वो जो 6 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं, और स्पेशली सुनो 12th में बोर्ड एग्जाम है तुम्हारा, तो वहां पर तुम्हें डायरेक्टली बोर्ड से डील करना है। अभी तो तुम्हारी स्कूल में बैठी टीचर तुम्हें कुछ भी बोलेगी, उस हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन 12th में बोर्ड एग्जाम में भाई बोर्ड की तरफ से जो गाइडलाइंस आती हैं उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो टीचर हो या बोर्ड हो, देखो मैं 11-12 दोनों के लिए बता के चल रही हूँ कि वो आपकी ना नॉलेज किस बेसिस पे टेस्ट करना चाहते हैं। वो पहले तो देखना चाहते हैं कि आपकी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन कितनी अच्छी है, मेन चीज। दूसरा, एक्सट्रपोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट चेक करना चाहते हैं, एंड एनालिटिकल एंड इवैल्यूएटिव रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं। अब ये शब्द थोड़े भारी लग रहे हैं, मैं एक एक करके ब्रेक डाउन करती हूँ। देखो वो ये चेक करना चाहते हैं इन 6 नंबर के क्वेश्चन के थ्रू कि आपकी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन कितनी अच्छी है, यानी कि तुम्हें पूरा चैप्टर, पूरा टेक्स्ट एज अ होल कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। अब एज अ होल का मतलब ये नहीं है कि कहानी तो मुझे अच्छे से आती है मैम, अभी पूछ लो आप मेरे से फोटोग्राफ वाले चैप्टर के बारे में, अभी मैं आपको द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऐसे सुना दूंगा। वो देखना नहीं चाह रहे ना, ये तो तुमने पूरा का पूरा इवेंट्स तुम्हें याद है चैप्टर के, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ।
लेकिन एज अ होल एक चैप्टर को समझने का मतलब है वो ये देखना चाहते हैं 6 मार्कर क्वेश्चन के थ्रू कि क्या तुमने कहानी को समझा, तो इस कहानी के किरदार को समझा, उस किरदार ने क्या किया, उसके पीछे का मोटिव क्या था, उसके इस सोच से क्या हुआ, उसके इन एक्शन से क्या हुआ, क्या आप ये छोटी छोटी चीजें समझे, क्या आपने मॉरल ऑफ द स्टोरी को समझा, क्या आपने बेसिक जो इसकी थीम है वो समझी, राइट, ऑथर का पर्पस क्या था इस पूरी कहानी से, वो आपको क्या समझाना चाह रहे थे, क्या आपको वो समझ में आया। तो वो ये सब चेक करना चाहते हैं। क्वेश्चंस ना आपकी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन पे होती है कि तुम अच्छे से, है ना, अगर एक मान लो कि अगर तुम्हारे सामने एक मशीन रख दी है तो क्या तुम उसका एक्सरे कर पा रहे हो, तुम अंदर का एक एक पुर्जा पुर्जा देख पा रहे हो कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या है, किस क्यों है, ऑथर ने क्या सोच के कहानी लिखी, क्या मुझे सिखाना चाहते हैं, ये कैरेक्टर ने क्या किया, क्यों किया, क्या हुआ, वो सब देखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन समझ गए इतने बारीकियों पर होंगे, वो पूछेंगे ही नहीं समरी, वो तुमसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे ताकि वो ये समझ सके कि इस बच्चे का चैप्टर कितना अच्छे से तैयार है, इसको चैप्टर कितना अच्छे से समझ में आया, उसका एक एक एंगल कितना अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट का मतलब होता है बेसिक शब्दों में एक कहानी से थोड़ा परे जाना। ठीक है, अब उस कहानी से बाहर निकलना, उस कहानी से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि तुमने उस कहानी को पीछे छोड़ दिया है और अब मैं कहानी से बाहर आ चुका हूं। समझो मेरी बात, देखो आपको अगर एक कहानी बताई गई है तो उस कहानी को आप थोड़ा एक्सटेंड कर दो, रियल लाइफ सिनेरियोज पे ले आओ। तो बेसिकली एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि कहानी जितनी आपको दी गई है उस कहानी को आपने उतना समझा, लेकिन अगर उसी कहानी को हम थोड़ा आगे इमेजिन करें, थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दे, जितना लिखा नहीं है राइटर ने हम उसके आगे का थोड़ा समझने लग जाएं, तो फिर क्या होगा, क्या आप उस भी तरीके से सोच पा रहे हो या नहीं। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, नहीं समझे ना, एग्जाम्पल समझाती हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए जितने सीबीएसई के बच्चे हैं क्लास 10th का एग्जाम्पल लेती हूँ। लेटर टू गॉड तुम सबने पढ़ा था। लेटर टू गॉड का एक्सट्रपोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट क्या है। अरे कहानी कहाँ खत्म हुई थी, कहानी यहाँ खत्म हुई थी ना कि लेंचो पैसे मांगता है वापस से कि 70 पैसोस मुझे मिले हैं, 30 और दे दो भगवान जी, और ये जो बंच ऑफ क्रूक्स हैं इनके थ्रू मत भेजना, किसी और जरिए भेजना। यहां कहानी खत्म हो जाती है। अब तुमने लेंचो का कैरेक्टर समझ लिया, तुमने कहानी समझ ली, तुमने पोस्ट मास्टर ने क्या किया ये समझ लिया, लेकिन क्या तुम अब इस कहानी को थोड़ा मैं एक्सटेंड कर दूं और मैं बोलूं कि भाई मान लो लेंचो को आगे पता चल जाता कि एक्चुअल में मदद तो पोस्ट मास्टर से आई थी, भगवान से नहीं, तो वो क्या करता। तो अब आपने देखा बेटा, आपने जो कहानी पूरी पढ़ी उस कहानी के बेसिस पे कहानी को मैंने थोड़ा रियल लाइफ सिनेरियो में थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। मैं कहानी जितनी तुम्हारे सामने दी है राइटर ने उसको थोड़ा सा उससे आगे चली गई, तो अब आप उसके एक्सटेंशन को उतना अच्छे से समझ पा रहे हो। क्या उस कहानी को अगर मैं एक्सटेंड कर रही हूं तो आप सोच पा रहे हो कि उसका कैरेक्टर का पूरा रिएक्शन कैसा होगा। जैसे कि अगर आप आईसीएससी के बच्चे हो, तो अगर आपने क्लास 10th में आईसीएससी में पढ़ा था, तो बेटा आपने वो चैप्टर पढ़ा था ना, हेलो मार्टिन वाला, द एलिवेटर। उसमें कहानी कहाँ खत्म हुई थी कि मार्टिन और वो जो लेडी है वो एक एलिवेटर में बंद हो गए हैं और वो एलिवेटर को बंद कर देती है और बोलती है हेलो मार्टिन, और कहानी खत्म। तो ये तो कहानी आपको दी गई है, ये तो टेक्स्ट है, ये तो कहानी लिखी है विलियम स्लेटर ने। लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए कि मानो अगर वो कहानी के अंदर आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा, वो लेडी कौन होगी और उस लेडी ने क्या कहा होगा आगे जाके मार्टिन से, मार्टिन ने कैसे रिएक्ट किया होगा। तो बेसिकली एक कहानी का कंटिन्यूएशन लेकर के आना, उस कहानी में अब तुमने जितना पढ़ा अब तुम उससे थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, इसे एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट बोलते हैं। अब ये एक्स्ट्रापोलेशन होता किस बेसिस पर है बेटा जी, ये इस बेसिस पर होता है, आपको जो गिवन टेक्स्ट था, आपको जो क्लूज दिए थे, आपको जो कहानी दी थी, आप इस कहानी के आगे अगर कुछ ऐड करोगे तो अपने आप से कुछ इमेजिनेशन ला करके, कुछ अपना इमेजिन करके नहीं लिखोगे। आप जो आपने अभी तक पढ़ा, जो किरदारों को आपने जाना, उन्हीं के रिस्पॉन्स पे, उन्हीं को समझते हुए आप आगे बताओगे कि आगे कहानी में क्या हो सकता है अगर हम आगे एक्सटेंड करें कहानी को, है ना। तो लेंचो को हमें पता है, लेंचो इतना भगवान में विश्वास रखता था कि वो तो भाई उनको थैंक यू बोलेगा लेकिन भगवान पे फिर भी उंगली नहीं उठाएगा। ये मैं क्यों कंक्लूड कर पा रही हूँ, क्योंकि कहानी में ऐसा कुछ हुआ तो उसका आगे का किरदार भी ऐसा ही बनेगा। तो इसको एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट कहते हैं। और सिंपल शब्दों में बताऊं तो अगर मैं एक इंसान, एक मेरे को 4 किलोमीटर का रास्ता तय करना है ना, पैदल पैदल, मैं अगर 1 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही हूँ,
ये चीज मैंने देख ली, मैंने चलना स्टार्ट किया, मैंने 1 किलोमीटर चला, मैंने टाइम देखा कि 1 घंटा लग गया मुझे 1 किलोमीटर में। तो अब ये बेटा मेरे सामने एक फैक्ट है, इसी फैक्ट के बेसिस पर अब मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि मेरे को 4 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे लगेंगे। इसे एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। आपके सामने जो कहानी दी है वो आपका फैक्ट है, उस कहानी के बेसिस पे अब आप आगे का अंदाजा लगा रहे हो कि अगर आगे कहानी में कुछ होता तो क्या होता, उसी को ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग, कहानी की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि आप बियॉन्ड द टेक्स्ट अगर हम कोई सिचुएशन दे तो आप उसको लिख पाओगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंडमदर एंड द नरेटर रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स इन मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी, डिस्कस। अब ये क्वेश्चन को रियलिटी के साथ थोड़ा सा मर्ज कर दिया है कि वो जो दादी माँ और हमारे खुशवंत सिंह के बीच में जो रिश्ता बदल रहा था, वो बदलता रिश्ता कहीं ना कहीं आज की मॉडर्न सोसाइटी के रिश्ते को दर्शाता है। आपको ये डिस्कस करना है। तो बेसिकली अब आपको उस चैप्टर को रियलिटी के साथ, ठीक है, उस चैप्टर से बाहर निकल के रियलिटी के साथ अब आपको उसको कंपेयर करते हुए चलना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आगे अगर हम चले तो वो जज करना चाहते हैं आपके एनालिटिकल स्किल्स और इवैल्यूएटिव रिस्पॉन्सेज को वो जज करेंगे। यानी कि बेटा एनालिटिकल स्किल्स एंड इवैल्यूएटिव रिस्पॉन्स का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, तो देखो इसका मतलब है कि क्या आप अपना एक रीजन्ड जजमेंट दे पा रहे हो, क्या आप एक वैलिड इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हो, यानी कि आप जो भी आपके सामने बोला गया है आप ओपिनियन फॉर्म करना जानते हो या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ये चेक करना चाहेंगे कि बच्चा अपनी राय बनाना जानता है कि नहीं, और सबसे ज्यादा वो उसमें चेक करते हैं कि जो आप राय बना रहे हो वो राय आप किस बेसिस पे बना रहे हो, क्योंकि तुम्हारे को लग रहा है इसलिए, या तुम चैप्टर को पढ़ के चैप्टर में से ऐसे एक प्रूफ या एविडेंस उठा के दे सकते हो कि क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए मेरी राय है कि ये चीज सही है। तो आप अपनी राय जो भी बनाए वो राय आपकी कितनी रिलेटेड टू द चैप्टर है, कितनी बैक्ड बाय द एविडेंसेस है, वो ये देखना चाहते हैं। तो अगर तुमने ये 3 चीजों में मास्टरी पाली है, तुम इस 3 तरीके से सोचना सीख चुके हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। लिख के ले लो मुझसे, इस तरीके से सोचना सीख जाओ। अब मैं तुमको ना एक सिंपल सा टेक्निक बताती हूँ। देखो कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब वो ना तुम्हारी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए कि चैप्टर कितने पूरे तरीके से समझ में आया है, तुम्हारी एक्स्ट्रापोलेशन चेक करने के लिए कि तुम बियॉन्ड द चैप्टर जा पा रहे हो या नहीं। एक्स्ट्रापोलेशन में ये भी होता है कि वो एक ना एक सिमिलर धागा देखेंगे, धागे का मतलब वो एक लिंक देखेंगे कि दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, उन दोनों चैप्टर्स के बीच में एक सिमिलैरिटी है, तो उन सिमिलैरिटी को पकड़ के वो 2 चैप्टर को मिक्स करके कंपैरिजन वाला क्वेश्चन बना देंगे, जहां पे 2 अलग-अलग चैप्टर्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा कि इस चैप्टर में ऐसा हुआ, इस चैप्टर में ऐसा हुआ, तो आपको क्या लगता है इन दोनों चैप्टर के हिसाब से क्या होना चाहिए था, ऐसा कुछ क्वेश्चन जहां पे कंपैरिजन होगा। आपने 10th में देखा होगा, जो आईसीएससी के बच्चे हैं उनके लिए नया है ये, मैं भी दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रापोलेशन में वो यही चेक करेंगे तुम कितना अच्छे से चैप्टर के बाहर भी जा पा रहे हो और तुम्हें ओपिनियन कितने अच्छे से फॉर्म करने आते हैं। तो ये 3 चीजें चेक करने के लिए वो क्वेश्चन बनाते हैं, या तो थीम और एप्लीकेशन वाला, कि इस चैप्टर के अंदर आइसोलेशन की थीम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में, कैसे बताओ, तो ये थीम कैसे अप्लाई हो रही है चैप्टर में, ये बता दो। एड्रेस वाला चैप्टर, उसमें भी तो क्या होता है ना कि वो अपनी माँ को खो देती है और बेचारी आइसोलेटेड हो जाती है वॉर टाइम पर, तो उसमें भी आइसोलेशन की थीम है, कैसे। दोनों चैप्टर में एक सिमिलर थीम है आइसोलेशन, कैसे बताओ। दोनों चैप्टर को मिक्स कर दिया, आपको बोला कहानी से थोड़ा परे जाओ और जाकर के दूसरे चैप्टर में देखो, वहां पर भी सेम थीम है, और दोनों चैप्टर की सेम थीम कैसे रूल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर हमारे राइटर्स, वो बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैरेक्टर वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। खुशवंत सिंह ने अपनी दादी से जो दूरियां हो गई थी बढ़ते रिश्ते में, है ना, बढ़ती हुई दूरियां थी उस रिश्ते में, दादी को खोया। द एड्रेस वाले चैप्टर में उस बच्ची ने अपनी माँ को खोया, तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है जहां पे कैरेक्टर और कैरेक्टर को इवैल्यूएट करने को बोलेंगे कि आपका ओपिनियन पूछेंगे, राइट। इंसिडेंट वाला हो सकता है कि एक इंसिडेंट यहाँ हुआ, एक इंसिडेंट यहाँ हुआ। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, द एडवेंचर वाला जो चैप्टर है ना, और वो वाला जो चैप्टर था इफ वी आर इन दिस टुगेदर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, उसमें क्या होता है, एक में सिल्क रूट पे वो लोग जाते हैं, है ना, तो हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो नरेटर है, उनकी बड़ी तबीयत खराब हो जाती है कि नहीं, और दूसरे में वो अपने परिवार के साथ पूरे उस पे निकल पड़ते हैं एक वोयाज पर, और उसमें नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, इतने तूफान में फंस जाते हैं। तो दोनों ही लोग जर्नी पर निकले थे, दोनों ही लोग घूमने के लिए निकले थे,
और दोनों की तबीयत खराब हो गई। तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को उठा करके आपसे पूछ रहे हैं कि उन दोनों लोगों ने उसमें उन ऐसी मुश्किल घड़ी में कैसे अपना हौसला बनाए रखा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो ये इंसिडेंट के बेसिस पर है, वो इंसिडेंट कैसे सिग्निफिकेंट है उनकी लाइफ में, उस इंसिडेंट से उन्होंने क्या सीखा, कैसे रिस्पॉन्स उनका क्या था, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा वो आपकी ये 3 स्किल्स चेक करेंगे, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, याद कर लो मेरे साथ, एक्सट्रपोलेशन एंड एनालिटिकल या इवैल्यूएटिव रिस्पॉन्स की स्किल्स चेक करेंगे इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुकी हूँ 2-3 एग्जांपल देकर कि ये होते हैं, और वो टोन, राइटिंग स्टाइल, नैरेटिव टेक्निक आपको आती है या नहीं वो भी चेक करेंगे कि कहानी किस तरीके से लिखी गई है, इसकी टेक्निक क्या है, इस कहानी को नरेट करने की, वो सब बता दो। ठीक है, टोन क्या है राइटर की, ऐसे क्वेश्चंस। अब आपका आंसर मैं बताऊं, आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, आपका आंसर एक फॉर्मेट में होना चाहिए। वो फॉर्मेट क्या होगा, सिंपल बता रही हूं, ये फॉर्मेट आप आईसीएससी के स्टूडेंट हो जो सीबीएसई में आया है, डमी स्कूल वाले बच्चे हो या रेगुलर स्कूल जाते हो, आप अपना ये आंसर लिखने की कोशिश करना, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आंसर लिखने की इस तरीके से AEAL, इस टेक्निक से याद कर लो मेरे साथ, कमेंट्स में लिख दो AEAL। इन 4 स्टेप्स में आपका 6 नंबर का आंसर, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा। कोई तुम्हारे उस आंसर को गलत नहीं ठहरा सकता, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। बट तुम्हें समझना पड़ेगा, ये आंसर हमेशा इसी फॉर्मेट में होगा। सबसे पहले ए का आंसर करोगे, फिर ई का आंसर करोगे, फिर ए का, फिर एल का। अब AEAL का मतलब क्या है, ए फॉर आंसर, ई फॉर एविडेंस, ए फॉर एनालिसिस, एल फॉर लिंक। हर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ए का आंसर मतलब क्वेश्चन में जो तुमसे पूछा गया है सबसे पहले तुम उसका आंसर दे दो। क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि दादी माँ जो है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में, वो बहुत ही ज्यादा एक वो बहुत बड़ी एनिमल लवर थी और वो नेचर को बहुत प्यार करती थी, डिस्कस करिए। ठीक है, अगर ये आपके सामने लिख दिया है 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आंसर कर दो। अब आप कैसे प्रूव करोगे ये वाली चीज कि दादी माँ बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा नेचर लवर थी? आप सिंपल बताओगे, गांव में रहती थी तो डॉग्स को खाना देती थी और फिर शहर में वो स्पैरोज को खाना देती थी। तो आपने यहाँ पर ये जो उन्होंने डिस्कस करने को कहा है उसका आंसर सीधा सीधा लिख दिया है कि यस, वो एक एनिमल लवर थी, वो नेचर को प्यार करती थी, थ्रू डॉग्स एंड स्पैरोज हमको पता चल रहा है। नाउ अब आपको एविडेंस देना है। एविडेंस कैसे दोगे आप? सिंपल एविडेंस दोगे कि वो डॉग्स को कैसे खाना देती थी, वो सुबह सुबह उनके लिए खाना रख के खाना लेकर के जाती थी, रोटी लेकर जाती थी, उनको फीड करती थी, लेकिन उन्होंने शहर बदल गया, जगह बदल गई, गांव से शहर आ गई, पर अपनी आदत नहीं छोड़ी, वो फिर भी स्पैरोज को फीड करती थी। इस एक्ट से हमें पता चल रहा है कि कितनी काइंड लेडी थी वो, और वो नेचर को पसंद करती थी, है ना, ब्रेड्स तोड़ती थी वो उनके लिए खाना रखती थी, और स्पैरोज भी जो है वो भी उनके पास आती थी, है कि नहीं, है ना, उनके पास आकर के बैठती थी। तो यहां से आप एनालिसिस कर सकते हो। और एविडेंस आपने पेश कर दिया कि मैंने जो आंसर दिया है कि वो दादी बहुत अच्छी थी, नेचर को प्यार करती थी और एनिमल लवर थी, तो उसका मैंने एविडेंस दे दिया। चैप्टर में जहां जहां से मुझे ये चीज अब साबित हो रही है मैंने वो लिख दी। अब उसी का एनालिसिस आप कर सकते हो। एनालिसिस में आप क्या करोगे? एनालिसिस में आप यही बता दोगे कि जो मैंने एविडेंस दिया है, जो मैंने आंसर दिया, आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने प्रूफ दिया, प्रूफ और आंसर को मिला करके अब उसका क्या मतलब है। तो उसका यही मतलब निकल रहा है ना कि जिस तरीके से चिड़िया उनके पास आती थी, उनके आसपास बैठती थी, उनके सर पे, उनके कंधों पे बैठती थी, यानी कि चिड़िया भी उनकी काइंडनेस को समझ रही थी, उनको जो नेचर है वो रिटर्न में उनको प्यार करते थे। तो कहीं ना कहीं दादी एक्चुअल में अच्छे नेचर की थी, काइंड लेडी थी, राइट। तो आपने जो अपना आंसर दिया, आंसर के प्रूफ में जो कहा, उसी को आपने जस्टिफाई कर देना है कि ऐसा क्यों, एंड देन फिर आप लास्ट में लिंक कर दोगे दोबारा क्वेश्चन के साथ। ये फॉर्मेट आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करते हुए फॉलो करना है, इतना आसान है ये। अभी एक आधा क्वेश्चन जब लिख के ट्राई करोगे थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, एक बार सीख गए बेटा फ्लो में आ जाएगा, 5 मिनट नहीं लगेंगे एक आंसर लिखने में, और हर आंसर तुम्हारा सही जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन देखो, हाउ डज द ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप विद द स्पैरोज रिवील हर कैरेक्टर? सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर इन 4 तरीके से बटा हुआ होना चाहिए, राइट। अब कैसे होगा इसका आंसर बटा हुआ? देखो, अगर मुझे आंसर लिखना है तो ये बेटा AEAL, ये टेक्निक ना, आंसर ऐसे लिखना नहीं है, ये तुम आंसर लिखते वक्त सोचोगे और आंसर तुम्हारा अपने आप बन जाएगा। कि सबसे पहले हमें बोल रहे हैं कि उनका जो रिलेशनशिप था स्पैरो के साथ, उससे उनका कैरेक्टर कैसे पता चलता है। तो मेरा आंसर सबसे पहले क्या होगा? पहले मुझे आंसर करना है फर्स्ट पैराग्राफ में, ये मैं अपने माइंड में सोच रही हूँ
कि पहले मुझे आंसर करना है, तो मैंने आंसर कर दिया कि ग्रैंड मदर डेवलप करती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्पैरोज के साथ और वो उनकी बहुत परवाह करती है। अब मेरे को पता है कि मैंने अपना आंसर दे दिया, अब मुझे इसका एविडेंस देना है कि वो कैसे परवाह करती है, क्या प्रूफ है मेरे पास, वो उनकी केयर कैसे करती है, क्या प्रूफ है मेरे पास। सिंपल, वो उनको रेगुलरली खाना देती थी और वो चिड़िया उनके आसपास आके बैठ जाती थी। मैंने एविडेंस भी लिख दिया है। अब इस एविडेंस को और मैंने अपना आंसर के साथ प्रूफ दे दिया है। अब इन दोनों को मैं कैसे एनालाइज करूंगी। अब एनालिसिस का मतलब है कि बेसिकली इन दोनों चीजों को मिला करके क्या समझ में आ रहा है। तो इन दोनों को मिला के ये समझ में आ रहा है कि वो बहुत ही नर्चरिंग टाइप की लेडी थी, कंपैशनेट नेचर था उनका। और अब मैं ये चीजों को मिला करके दोबारा लिंक कर दूंगी क्वेश्चन से कि जो रिलेशनशिप है वो ये भी हाईलाइट करता है कि वो इमोशनली आइसोलेटेड थी, उनके पास जिंदगी में था नहीं कोई, और उनके जो खुशवंत सिंह थे उनसे भी रिलेशन जो था वो थोड़ा सा दूरी आ गई थी। तो इस वजह से वो क्या करती थी, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं स्पैरोस के ज्यादा नजदीक हो गई थी। तो इस तरीके से मेरा पूरा आंसर बन गया है। तो मैंने पहले आंसर दिया, उसके सपोर्ट में एविडेंस दिया, फिर मैंने उसी का एनालिसिस किया और लास्ट में लिंक कर दिया वापस क्वेश्चन के साथ। हेंस मेरा 6 नंबर का आंसर तैयार है। ऐसे ही करना है बेटा, यही तरीका होगा AEAL, याद रखना। और अगर देखो, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैं इसमें आंसर क्या करूं, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कुछ और, आंसर लिख के आते हैं कुछ और। तो आपको अगर कई बार क्वेश्चन ट्रिकी लगे तो आप ना क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है उसी को अंडरलाइन कर लो। उसमें आपको क्या अंडरलाइन करना है, कौन, क्या, वर्ब, थीम, आइडिया या स्कोप। अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई सी भी चीज मौजूद है, इनमें से कुछ भी गिवन है क्वेश्चन में, वही आपका मेन क्वेश्चन है, उसी का आंसर आपको करना है। जैसे कि ये मेरे सामने एक एग्जांपल है, ठीक है। हाउ डज द ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप विद द नरेटर रिफ्लेक्ट द चेंजिंग नेचर ऑफ फैमिली गैदरिंग। अब इसमें मेरे से मेरा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, क्या मुझे दादी और खुशवंत सिंह के रिलेशन के बारे में बात करनी है? नहीं, यहां पर एक्चुअल में किस आइडिया के बारे में बात करनी है। तो वो जो आइडिया है वो है कि भैया आज के जमाने में वो जो फैमिली गैदरिंग है, सब लोगों का इकट्ठा होना, परिवार के लोगों का इकट्ठा होना, उसका नेचर कैसे बदल रहा है। वो मुझे दादी और खुशवंत सिंह के नेचर के बेसिस पर यह आंसर करना है। मतलब कि मेरा मेन क्वेश्चन ये है, इनका तो मैं सिर्फ सहारा लूंगी। तो ये आपको ऐसे समझने में मदद करेगा कि आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर क्या होगा बेटा, सिंपल है। इस क्वेश्चन का अगर मैं एक्चुअल आंसर करूंगी तो मैं सिंपल से ये करूंगी कि भाई आज के टाइम पे देखो, जैसे दादी माँ का और खुशवंत का रिलेशनशिप था। दादी माँ और खुशवंत गांव से शहर चले गए थे, तो वो अपनी स्टडीज में बिजी हो गए थे। एंड दादी माँ इतनी एजुकेटेड नहीं थी, तो वो उनकी लाइफ और उनके कल्चर और उनका जो भी स्कूल में एजुकेशन सिस्टम था उसको नहीं समझ पा रही थी। तो उस वजह से दूरी आ रही थी। अब आप उसी चीज का एग्जाम्पल आप उठा करके रियल लाइफ के साथ एक्सप्लेन कर दो कि कैसे एजुकेशन, है ना, जनरेशन गैप एक बहुत बड़ा फैक्टर या रोल प्ले करता है, राइट। फैमिली गैदरिंग्स में कि बच्चे कई बार ओपन अप नहीं हो पाते हैं, या मम्मी पापा दादा दादी जो है वो कहीं ना कहीं अपने तक ही रह जाते हैं। इसका आप ऐसे आंसर बैलेंस करके बनाओगे, सिंपल। अब देखो, कुछ ना बेसिक मैं आपको बता रही हूँ, 6 मार्कर क्वेश्चन में कम से कम कोशिश करो 4 पैराग्राफ आइडियली होने चाहिए। 4 पैराग्राफ कम से कम होने चाहिए। 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ बना दो। ऐसे 4 पैराग्राफ हो जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर लिख दो, सेकंड पैराग्राफ में मैंने बताया ना AEAL टेक्निक लगा दो, फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर, फिर अगले पैराग्राफ में एविडेंस दे दो, अगले में फिर एनालिसिस कर दो और लास्ट में लिंक कर दो। आइडियल 4 पैराग्राफ होने चाहिए, बाकी आपके हैंड राइटिंग पे डिपेंड करेगा। कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, 6 नंबर के क्वेश्चन में कभी भी समरी मत लिख करके आना, बहुत बड़ी गलती होगी, टीचर नंबर नहीं देगा। ऐसे ही फालतू की थीम मत लिख करके आ जाया करो, सिंपल कि इस चैप्टर में मुझे लव की, कंपैशन की थीम नजर आ रही है। नहीं, सिर्फ ये नहीं करना होता। अगर आप थीम एक्सप्लेन कर रहे हो कि लव एंड कंपैशन की थीम है, तो कैसे, कहां, आप कैसे प्रूफ कर सकते हो लव एंड कंपैशन की थीम है, हमेशा एविडेंस देने हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत लोग हैं, बहुत रैंडम लोग आकर के पता नहीं क्या बच्चों तुमको दिमाग में भर देते हैं। ओ बेटा, वोकैबुलरी के वर्ड लर्न कर लो, 400 वर्ड लर्न कर लो, 200 वर्ड लर्न कर लो। भाई, बिग वोकैबुलरी स्मॉल आइडियाज इज इक्वल टू 0 मार्क्स। तुम कितने ही बड़े बड़े भारी भरकम ग्रेटफुल एंड पता नहीं क्या एक्स्ट्रापोलेशन जैसे वर्ड्स यूज कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा आइडिया जो तुम बात कह रहे हो उसमें दम नहीं है, वो आंसर अपने आप में बेकार है। तो कितने ही बड़े बड़े वर्ड्स लिखकर आ जाओ, नंबर तो कभी नहीं मिलने तुमको। तो हमेशा ध्यान रखो, आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे फिर वोकैब सिंपल भी हो, चलेगा। नो टेक्सुअल एविडेंस बहुत बड़ी गलती है। आप अपना आंसर जो भी कर रहे हो लेकिन उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं पेश कर पा रहे हो फ्रॉम द टेक्स्ट, कोई मार्क्स नहीं है। एंड एविडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम ना किताब में जो लिखा है वैसा का वैसा उठा के लिख दो, नहीं।
आप किताब में जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो इंसिडेंट्स है, वो अपने भाषा में भी अपने शब्दों में लिखोगे चलेगा, ठीक है। तो ये है। बाकी बेटा एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपको दे रही हूँ, इस तरीके से आपको आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप अपने शब्दों में जरूर प्रैक्टिस करना। मैं तुम्हें हिंट दूंगी कि कैसे तुम लिख सकते हो, बट खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं इस वीडियो देखने का। देखो, जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और एड्रेस, इन दोनों चैप्टर्स में ना रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है बिटवीन पीपल एंड मेमोरीज ऑफ द पास्ट, ठीक है। आपको ना इन दोनों चैप्टर्स को कंपेयर करके ये समझाना है कि कैसे टू टेक्स्ट प्रेजेंट द इमोशनल सिग्निफिकेंस ऑफ द पास्ट। तो बेसिकली दोनों चैप्टर्स में लोगों की बात हुई है, पुरानी मेमोरीज की बात हुई है, ठीक है। आपको बस बताना है कि कैसे ये दोनों चैप्टर्स इमोशनल पास्ट की इमोशनल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, कि पास्ट की इमोशनल इंपॉर्टेंस होती है। तो इसमें आंसर अब आपको लिखना होगा। टेक्निक आप ये इस्तेमाल करोगे जिसमें मैं आपको बस बता देती हूँ ऑप्शन। सबसे पहले पैराग्राफ में डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो कि कैसे जो दोनों चैप्टर्स हैं उसके अंदर दोनों खुशवंत सिंह के साथ क्या हुआ, वो अपनी दादी के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, बट लाइफ में फिर धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप में दूरियां आ गई। एंड कैसे हमारे मार्गम इनको वाला चैप्टर जो है द एड्रेस, उसमें वो जो लेडी थी मिसेस एस, वो वॉर की वजह से अपना सारा सामान एक दूसरी लेडी के घर पे छोड़ देती है, मिसेस डॉरिस के पास। एंड वो लेडी के पास सारा सामान चला जाता है वॉर टाइम पे, एंड जब वो वापस आती है मिसेस एस की डॉटर, तो वो भी उस चीजों के साथ, अब यहाँ पर क्या है, आप सिंपल बताओगे कि कैसे उन चीजों के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी माँ की। अब आप एविडेंस दोगे कि कैसे उनका, अब एविडेंस कैसे देंगे हम, एविडेंस हम ऐसे देंगे कि ये दोनों चैप्टर्स पास्ट के बारे में बात करते हैं, कैसे खुशवंत सिंह का पास्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी दादी के साथ उनका पास्ट जुड़ा हुआ है, एक इंसान से उनकी यादें जुड़ी हैं। वहीं पर आप बताओगे कि एड्रेस वाले चैप्टर में उस लड़की का पास्ट, उसकी यादें उन चीजों के साथ जुड़ी हैं जो उसकी माँ की थी। एनालिसिस आप कर दोगे फिर उसके बाद कि कैसे ना जो पास्ट है और जो मेमोरीज हैं वो सिर्फ सीमित नहीं होती किस चीज से या किसी इंसान से, वो अलग अलग चीजों अलग अलग रूप में मौजूद हो सकती है। जैसे कि एक चैप्टर में फिजिकली प्रेजेंट है वो चीज, वो चीजें, वो फर्नीचर, उसमें उस बच्ची की माँ की यादें जुड़ी हुई हैं उस बच्ची के लिए। लेकिन वहीं पर खुशवंत सिंह अपनी दादी, अपने दिमाग में उनको बस एक इंसान की यादें हैं, उनके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम है, उनके पास कोई फिजिकल चीज नहीं है देख के अपनी दादी को याद करने के लिए, ऐसे। और लास्ट में आप लिंक कर दोगे क्वेश्चन को। तो ये सब चीजों के बारे में आप लिखोगे, इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे। एंड दिस वॉज द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि आंसर कैसे लिखना होता है। ऑल्सो अगर कोई भी डाउट हो तो गाइज आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक मैंने चैट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में भी है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ठीक है। तो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीजें। आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करना, बिना प्रैक्टिस के सारी बातें बस फालतू का ज्ञान है, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इससे कुछ एक्चुअल में नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हाँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, हाइप कर देना वीडियो को। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।